70 साल से हम जहरियत का मुंह तोड़ जवाब और इसके अलावा दुश्मन की तोपें खामोश करा रहे हैं, बैरून मुल्क जायदादें बना रहे हैं, इसके अलावा प्लानिंग करते रहते हैं कि किस तरह से मुल्क लूटना है, किस तरह से करप्शन करनी है, किस तरह से किक बैक्स तैयार करने हैं, किस तरह से अपनी नस्लों को संवारना है, किस तरह से मुल्क खा के भागना है और फिर डील बना के दोबारा से आना है, फिर दोबारा से इस मुल्क को खाना है और फिर दोबारा से भाग जाना है, गैर कानूनी काम करना है, पाकिस्तानियों पर उनकी ज़मीन तंग करना है और जब लगे कि हाँ अब गर्दन पे हाथ आने वाली है तो बैरून मुल्क फरार हो जाना है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की। इन 70 सालों में हम कहीं के ना रहे, जबकि अगर दुश्मन की बात की जाए तो दुश्मन हमसे काफ़ी आगे चला गया है। दुश्मन चांद पर चला गया है और हम चांद नहीं, अपने नौजवानों को, अपने पढ़े लिखे तबके को दिन में तारे दिखाते हैं। चांद पर जाना तो बहुत दूर की बात, हम यहाँ पर ही उन्हें चांद तारे सब दिखा देते हैं। मोदी ने एक बात की थी कि पाकिस्तान की बात ना करें, हमने काफ़ी टाइम वेस्ट कर लिया है, वो अपनी मौत आप मर जाएगा। इस पर हम बहुत ज़्यादा लगन के साथ काम कर रहे हैं। दुश्मन भी अब हमें पहचान गया, दुश्मन को भी अब सब पता चल गया, उसे भी पता है कि पाकिस्तान पर हमने टाइम वेस्ट किया है और लेवल नहीं है अब हमारा, आगे बढ़ना है, आगे काम करना है, माशी तरक्की पर काम करना है, खारजा पॉलिसी पर काम करना है, खारजी जो ताल्लुकात है उसको किस तरह से बेहतर बनाना है और किस तरह से उसका बेनिफिट अपने मुल्क और अपने आवाम को पहुंचाना है। हमारे दुश्मन ने तरीक़ेकार बदला, हमारे दुश्मन ने जो एक तरीका था, पहले लड़ाइयाँ होती थी, एटम बम के जो है वो धमकियाँ दी जाती थी, उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है। अब वो बहुत ऊपर की सोच रहा है, मतलब जहाँ से हमारी यानी पाकिस्तान की सोच जहाँ से शुरू नहीं होती, वहाँ से दुश्मन बहुत आगे निकल चुका है। भारत ने आज़ाद खारजा पॉलिसी पर काम किया, ना अमेरिका को खुश करने के लिए अपने मुल्क में हुकूमतें गिराई, ना अपनी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़, किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने दी। वो हमारे साथ आज़ाद हुआ, हम यहाँ रह गए, वो यहाँ पहुँच गया, यहाँ नहीं चांद पर पहुँच गया जनाब। खैर, वो रूस के साथ अपने ताल्लुकात बेहतरीन रखता है, वो अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बेहतरीन रखता है। जब रूस से तेल लेने की बात हो रही थी तो वो शटअप कॉल भी देता है, वो अमेरिकन्स को भी शटअप कॉल देता है और वो दूसरे जो ताकतवर ममालिक हैं उनको भी शटअप कॉल देता है, सीधा सीधा जवाब देता है। ये खासियत है हमारे दुश्मन की। और हम लेट जाते हैं और हम कहते हैं आ जाओ, हमारे ऊपर चढ़ जाओ और हमें मसल दो। हम ना सिर्फ पाकिस्तान को कुर्बान कर देते हैं, हम अपनी आवाम को भी कुर्बान कर देते हैं। ये खारजा पॉलिसी जो कि 70 सालों से चलती आ रही है, इसी को बदलने की इमरान खान ने बात की, एब्सोल्युटली नॉट बोला, लेकिन उसका खमियाजा इमरान खान को भुगतना पड़ा। और जी तहरीक अदम एतमाद आई, जो मुल्क फरोश, ज़मीर फरोश नहीं, मुल्क फरोश PDM, वो ये तहरीक लेकर आए और मुदाखलत के सख्त खिलाफ था इमरान खान। अफसोस की बात यह है कि उसी की अपनी हुकूमत मुदाखलत करके, बैरूनी मुदाखलत करके, जो यहाँ पर मुल्क फरोश PDM बैठी थी, उन्होंने मुल्क में हुकूमत ही गिरा दी। एक चलती फिरती हुकूमत, यानी नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने थे, आज इलेक्शन भी हो जाते और उस वक्त इमरान खान इतना मकबूल भी नहीं था और मेरे ख्याल से ये दोबारा भी आके बैठ चुके होते, लेकिन नहीं, जो PDM वालों का जो रब था, जो PDM वालों का खुदा था, वो नाराज हो गया था कि भाई इमरान खान रूस गया, इमरान खान ने रूस से गैस, तेल, इन चीज़ों की बात की, हटाओ इसे, और हमने एक चलती फिरती हुकूमत को हटा दिया। भारत में आज़ाद खारजा पॉलिसी है, जमहूरी हुकूमतें हैं और यही वजह है कि आज हम यहाँ पर हैं और भारत यहाँ पहुँच गया है या
चांद पे चला गया है। तो जी ये सारी बात है। जी हुजूरी से इमरान खान मना करता था, कहता था कि मेरी सरजमीन, पाक सरजमीन, पाकिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। वो किसी की डिक्टेशन नहीं लेता था। हमारे वाले जमहूरियत के नाम पर 70 साल हमसे खेलते रहे, और ये मतलब हमें समझ नहीं आती थी कि यार जमहूरी हुकूमतें हैं फिर भी मुल्क ऊपर नहीं जा रहा, क्यों हम तरक्की नहीं कर रहे, क्यों हम कर्जों के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। आज ये सारी बातें वाजे हो गई है। किसी के हाथ में मोबाइल फोन है, वो सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं। अब जब वो चीज़ों को समझना शुरू हो गए तो जी कहते हैं कि जी ये भटक गए, बजाय इसके कि ये कहें कि नहीं इनमें शऊर आ गया है, उल्टा उन्हीं को गाली देते हैं, उनको जेलों में बंद करते हैं, इनको मारते हैं, इनको पीटते हैं। भारत में G20 का इजलास हुआ और भारत ने बड़ी कामयाबियां हासिल की। थोड़ी सी उस कामयाबियों पर भी बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि भारत ने इस इजलास से क्या कुछ हासिल किया। बड़े बड़े हुक्मरान जो है वो भारत में मौजूद थे। बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें आई, बड़ी अच्छे फुटेजेस आए जो कि हमने देखे, और आई थिंक मुझे कोई जेलसी नहीं हुई एज अ पाकिस्तानी। मैंने कोई जेलसी महसूस नहीं की, बिकॉज वो दे डिज़र्व इट, राइट। वो डिज़र्व करते हैं, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ देखी है, उन्होंने आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी रखी और वहाँ जमहूरियत रही, तो आज वो मुल्क इस मकाम पर पहुंचा है। खैर थोड़ी सी बात कर लेते हैं G20 इजलास में भारत ने क्या कुछ हासिल किया। तो भारत ने रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो था इस पर मुश्तरका इत्तेफाक राय पैदा कर लिया है, बड़ी कामयाबी। इसके अलावा अफ्रीकी यूनियन G20 का मेंबर बना दिया गया है। गरीब ममालिक कोरोना के टाइम में काफ़ी मुश्किलात का शिकार हुए, इंटरनेशनल मालियाती इदारों से कर्ज लिया गया, कर्ज वापसी पर उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। तो G20 के कॉन्फ्रेंस में ये इत्तेफाक राय हुआ कि अगर दोबारा कोई वबाई हमला हुआ तो तमाम गरीब ममालिक को फैसिलिटेट किया जाएगा। टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं तो भारत ने बैनुल-अक़वामी मालियाती सिस्टम्स को अपग्रेड करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इस्तेमाल पर जोर दिया है, और इससे फ़ायदा क्या होगा वो भी बता देते हैं कि इससे भारत आईटी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएगा और $बिलियन के एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू कमाएगा। ये कुछ हो रहा है भारत में। और क्लाइमेट चेंज में भारत की सरपरस्ती में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी लॉन्च किया गया है, और क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल और माहौलियाती आलूदगी को कम करने में भारत अपना सॉफ्ट इमेज बैनुल-अक़वामी सतह पर प्रमोट करेगा। G8 ममालिक के साथ इकोनॉमिक राहदारी पर भी बात हुई है इस कॉन्फ्रेंस में। तो ये सब कुछ हो रहा है हमारे पड़ोसी मुल्क में, और पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो भी सुन लीजिए। जी आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी की बात करने वालों को जेल में डाल दिया जाता है, उसकी हुकूमत गिरा दी जाती है, जबकि PTI के झंडे चाहे गुब्बारों के साथ हवा में हो या लोगों के हाथ में हो या गाड़ी में हो तो उस गाड़ी को तोड़ दिया जाता है, उसमें जितने लोग बैठे होते हैं उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाती हैं, लोगों को उठाया जाता है, आधी रात को घरों को तोड़ दिया जाता है, घर में जितना सामान है सब तहस नहस कर दिया जाता है, औरतों को रेप की धमकियाँ दी जाती है, औरतों को उठा लिया जाता है, वो बेकसूर औरतों को, पढ़े लिखे लोगों को जेलों में बंद किया हुआ है। इस वक्त 10,000 के करीब नौजवान, पाकिस्तानी नौजवान जेलों में गायब कर दिया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, और जब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता बार बार उस शख्स की गिरफ्तारी होती जाती है, यानी अदालतों को ठुड्डे लाइन करा दिया जाता है, आइन तोड़ दिया जाता है, मुल्क में कुछ नहीं रहता। जबकि पिल्लों को टाउट्स के जरिए वार्निंग भिजवाई जाती है, मजलूम औरतों को जेलों में डाला हुआ होता है, बिजली के रेट तक IMF से पूछ कर तय किए जाते हैं, कर्ज मांगने के लिए नए नए तरीके ढूंढे जाते हैं, ममालिक का इंतखाब किया जाता है। जी अब बजाय इसके कि तरक्की की तरफ जाएं तो मुल्क में कानून हर चीज़ ख़त्म कर दी गई है, और जी अब सोचें जी अब किससे कर्ज मांगना है, उससे कर्ज मांगना है कि इससे कर्ज मांगना है कि उससे कर्ज मांगना है, और इलेक्शन मांगने पर आइन तोड़ दिया जाता है, आवाम को ही गायब कर दिया जाता है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत और
पाकिस्तान की। आप नौजवानों के इतने बड़े तबके को इग्नोर नहीं कर सकते। नौजवान तो नौजवान, जो अभी छोटी छोटी जो छोटी नस्ल जो है, थर्ड जनरेशन जो है, वो अब बड़ी होगी। अभी तो वो अब 16 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनसे आप पूछ लें इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान, वो तो इमरान खान की तस्वीरों को चूम रहे हैं। तो ये लड़ाई तो बहुत आगे तक जानी है। इतने आगे तक क्या पाकिस्तान ये नफ़रत बर्दाश्त कर पाएगा जो इमरान खान से नफ़रत की जा रही है? क्या मुतहम्मिल है पाकिस्तान इस नफ़रत का? क्या इस नफ़रत में गुजारे गए 16 माह काफ़ी नहीं है? क्या इस वाकई में इस नफ़रत के लिए पाकिस्तान कुर्बान कर देना है? ये हमें सोचना होगा। हमारे लिए नफ़रत से ज़्यादा ये मुल्क ज़रूरी है। नफ़रत से ज़्यादा इस मुल्क की तरक्की ज़रूरी है। नफ़रत से ज़्यादा इस मुल्क की आवाम ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, नफ़रत से ज़्यादा मोहब्बत ज़रूरी है। हमें मोहब्बत करनी होगी। अब ये मोहब्बत वापस मांग रहे हैं, और जब ये मोहब्बत वापस मिलेगी ना इस आवाम को, वो सब भूल जाएगी। वो आपको गले लगाएगी और जितना प्यार पहले करती थी शायद उससे ज़्यादा प्यार करे। लेकिन सोचें, ये मुल्क अब नफ़रतों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। यहाँ की आवाम प्यार चाहती है, वो डंडा नहीं चाहती, वो नफ़रत नहीं चाहती। जेलों में डाल के देख लिया, गायब करके देख लिया, सब कुछ हो गया। वो इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी, इंसाफ की हुक्मरानी चाहती है। ये अपने पड़ोसी मुल्क को देखकर दिल दिल में जल रही है। वो जल रही है कि वो मुल्क हमसे इतना आगे क्यों चला गया, हम क्यों पीछे रह गए। इन वजूहात को समझने की ज़रूरत है, और इन वजूहात को समझना होगा, सोचना होगा, बात करनी होगी। नफ़रत सिर्फ तबाही और बर्बादी लेकर आती है, जो कि इन 16 माह में पाकिस्तान देख चुका है।